हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का यह जो वीडियो मेरा बनाने का मेन कारण है कि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया था, तो उसी के कमेंट के बेसिस पे मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसके वजह से आपको धातु पोषण न्याय जो है यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को धातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है ये सब चीज़ें तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें धातु पोषण का जो न्याय बताया गया वहाँ पे 3 न्याय बताया गया है। एक होता है क्रम परिणाम पक्ष क्षीर दही न्याय, ठीक है। दूसरा होता है केदारी कुल्य न्याय और तीसरा होता है खले कपोत न्याय। अब ये 3 न्याय क्या है? जैसे देखिए, आप जो भी आहार खाते हैं तो आपको पता है आहार जो है यह पंच भौतिक होता है, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है ना। आहार ही नहीं, दुनिया का कोई भी द्रव्य हो, ठीक है, वो पंच भौतिक ही होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि धातु पोषण न्याय में जो पंच भौतिक आहार होता है उस पे आहार रस कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपने आहार खाया, यानी कि आहार को पचाने के लिए जो हमारे शरीर में पाचक अग्नियां होती हैं वह उस पर कार्य करती है, उसके बाद से उसका पाचन होता है। ठीक है, तो पंच भौतिक आहार पे यानी कि आहार रस से धातु का पोषण होता है। जो भी आप खाते हैं उन्हीं से तो रस निकलता है और उस रस से धातुओं का पोषण होता है। लेकिन यह पोषण जो होता है यह एक विशेष क्रम में होता है। ठीक है, यह विशेष क्रम में होता है और इसी क्रम को विभिन्न मतों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला नियम जो है क्रम परिणाम पक्ष या फिर क्षीर दही न्याय। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इस मत को चरक सूत्र में बताया गया है, चरक ने बताया है। इसमें बताया क्या है, जिस प्रकार कोई भी कार्य हम करते हैं तो वह क्रम से चलता है, क्रम से अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा से मिलेगा। ठीक है, कोई काम अगर सही से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, अच्छा मिलेगा। तो उसमें यही बताया गया है कि जैसे कि क्षीर होता है, क्षीर का मतलब क्या हो गया, दूध। जब दूध से हम दही बनाते हैं तो दूध पूरी तरीके से दही में बदल जाता है। ठीक है, परिणाम का मतलब क्या हो गया, परिणाम में परिवर्तित हो गया, यानी कि जो भी था पूरी तरीके से बदल गया। अब देखिए दूध से दही बन गया, ठीक है, यानी कि क्षीर से दही बन गया, इसीलिए क्षीर दधी दधी न्याय कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे अब दही जो होता है उससे आगे चल के आप तक्र और नवनीत बना सकते हैं, और नवनीत जो होता है वह पूरी तरीके से घृत में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में जो भी हम आहार रस लेते हैं तो वह आहार रस जो होता है वह हमारे धातुओं का पोषण करता है। ठीक है, आहार रस, अब उस पे जो आहार रस है उस पे अग्नि कार्य करती है। अब जिस धातु को बनाना होगा वह अग्नि कार्य करेगी तो वह अगला धातु बनता है। ठीक है, इसमें एक क्रम बताया गया है, जैसे रस से रक्त बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, और मांस से, जैसे क्रम क्या होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र होता है ना, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड, यानी कि सब एक क्रम में चलता है। ठीक है, क्रम में चलता है, इसीलिए इसको आप देखेंगे क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, क्षीर दधी न्याय को क्रम परिणाम पक्ष भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो आगे चल के ये जो नियम है कितना सही है कितना नहीं सही है, इसको क्या किया गया, इसका खंडन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे बताया गया ना कि एक धातु पूरे तरीके से दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो अगर एक जैसे रस से रक्त में बन गया तो रस खत्म हो जाएगा, रक्त से क्या बनता है, मांस बनता है। अगर रक्त जो है मांस में पूरी तरीके से बदल जाएगा तो शरीर में रक्त तो रहेगा ही नहीं। अगर कोई अनशन पे बैठ गया तो इसका एग्जाम्पल भी उसी तरीके से दिया है कि कोई व्यक्ति अगर अनशन पे बैठ जाता है, ठीक है, अगर अनशन पे बैठ गया कितने दिनों के लिए, 3 से 4 दिन के लिए अनशन पे अगर बैठ गया तो शरीर में रस धातु जो होगा वह पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, शरीर से रस धातु तो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर वह इसी तरह बताया गया अगर 5 दिन अनशन पे बैठ गया तो छठवां दिन जो होगा शरीर में क्या हो जाएगा, छठवां दिन अगर अनशन करेगा तो रक्त शून्य हो जाएगा। 5 दिन देखिए रक्त बनने में लगता है और रक्त से मांस बनेगा, तो यानी कि छठवें दिन क्या होगा, रक्त पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इस तरह हमारे शरीर में शून्य हो जाने के कारण
आहार के सेवन न करने से रस धातु का निर्माण होना बंद हो जाएगा। अब अनशन पे है तो आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं तो रस बनेगा नहीं, अब रस बनेगा नहीं तो धातुओं का पोषण नहीं होगा। तो इसलिए ये जो नियम है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे अगर क्रम चलता रहा तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब इसी चीज को दूसरे नियम में जो बताया गया है केदारी कुल्या ने, यहाँ पे देखिए दो शब्द आया है, एक है केदारी और दूसरा होता है कुल्या। केदारी का मतलब क्या होता है? केदारी आपने सबने सुना होगा, जैसे देखिए खेत की जब सिंचाई करते हैं तो उसमें केदारी बनाते हैं, केदारी मतलब क्यारी, ठीक है। अब कुल्या का मतलब क्या हो गया? केदारी का अर्थ है क्यारी और कुल्या का अर्थ होता है नली। जैसे देखिए आप जैसे एक मेन पाइप बिछा दिया और उस पाइप में से छोटे छोटे पाइप निकाल दिए ना, तो जो मेन पाइप है वह है आपका केदारी, और जो छोटे छोटे पाइप्स निकले हैं जैसे खेत की सिंचाई करने के लिए किया जाता है, गांव में पहले होता था उस तरह से, अभी भी गांव में जो नहर होता है, जैसे आप समझते हैं सिंपल मानिए नहर जो है, नहर आपका हो गया केदारी, ठीक है। कुल्या का मतलब जो उस नहर में से छोटे छोटे नाले निकलते हैं जिससे खेत की सिंचाई की जाती है, तो वह हो गया कुल्या। तो इसी प्रकार से जब हम आहार रस का सेवन करते हैं तो आहार रस हमारा मेन है केदारी में जाता है, ठीक है, और वहां से वो आहार रस बनता भी रहता है और अलग अलग पार्ट में जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी नीड होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जो केदारी कुल्या नियम जो है ये काफ़ी हद तक सही माना गया है, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल देके चक्रपाणी ने क्या कहा है कि जैसे खेत में जल सिंचन के क्रम में सबसे पहले जो होता है क्यारी का सिंचन होता है, यानी पानी जब छोड़ेंगे तो क्यारी में ही तो जाएगा, उसके बाद से कुल्या यानी कि नालियों में जाता है, अलग अलग पाइप्स में जाता है, अब उससे सिंचाई होती है। उसी प्रकार जो है प्रथम रस धातु रक्ताशय में जाता है, रक्ताशय में, और वह रक्त के समान गंध वर्ण को प्राप्त करता है, ठीक है। और वहां से रक्त की पोषक सामग्री यानी कि रक्त को जो भी पोषक चीजें होती है उसको अलग करके उसके बाद से रस रक्त में परिवर्तित होता है और रक्त में परिवर्तित होकर उसके बाद से जितना मांस में बदलना होता है वो मांस में बदल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है, यानी कि जितनी जरूरत होती है उतना ही बदलता है, पूरा नहीं बदलता है। इस बात को यहाँ पे केदारी कुल्या नियम में बताया गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद से एक आता है खले कपोते। यहाँ पे देखिए एक चीज और है, पहले समझ लीजिए। आचार्य चक्रपाणी ने क्या कहा कि क्षीर दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय एवं खले कपोते न्याय से धातु पोषण क्रम को 3 प्रकार से समझाया है। चक्रपाणी ने ही तीनों बताया है इसमें, परंतु केदारी कुल्या न्याय के पक्ष में प्रदर्शित है कि शेष सभी मतों का खंडन किया है। जो केदारी कुल्या न्याय है यही सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, यही सबसे ज़्यादा सटीक है, बाकी जो भी है सब पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप टेबल देख पाएंगे, टेबल में क्या है, उसमें तो बहुत बड़ा टेबल है, इसका मैं पीडीएफ आपको साइड में लगा दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ को आप देख लीजिएगा। जैसे आपको अगर पता है कि आप कोई भी पंचभौतिक आहार रहते हैं तो उस पर अग्नि काम करती है, उससे 2 भाग बनता है, एक सार भाग होता है जिसको अन्न रस कहते हैं और दूसरा होता है मल भाग जिससे मूत्र हो गया और पुरुष बन जाता है, ठीक है। अब जो सार भाग होता है उस पे अग्नि कार्य करती है। जैसे मान लीजिए रस है तो रस पे रस अग्नि काम करेगी तो उससे मल बनता है, ठीक है। उसमें देखिए 2 भाग उसमें भी समझ लीजिए, एक स्थूल भाग बनता है और एक सूक्ष्म भाग बनता है, ठीक है। स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग, तो जो स्थूल भाग होता है वह रस धातु बनाता है और जो सूक्ष्म भाग होता है उससे 2 चीजें बनती हैं। सूक्ष्म भाग से अगला धातु बनेगा, जैसे एक अगला धातु क्या होगा, रस के बाद से रक्त बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसका जो उप धातु होगा उससे स्तन और आर्तव बनेगा। अब इसके बाद भी कुछ चीजें जो बची रहेगी, जो मल के रूप में बाहर निकलता है, वह होता है कफ, ठीक है। तो अगर आपसे रस अग्नि से पूछा जाए कि कौन सा मल बाहर निकलता है तो आप बताएंगे कफ, ठीक है। उसी तरह रक्त से जो पूछा जाए, रक्त से देखिए यहाँ पे रस धातु को मैं आपको बता दूं, रस धातु का जो उप धातु होता है वह स्तन्य और आर्तव होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, रस धातु का स्तन्य, और इसी तरह पूरा क्रम चलता रहता है, उसको आगे एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे नियम देखते हैं, तीसरा वाला खले कपोत न्याय, ठीक है। खले कपोत, यहाँ पे देखिए खले कपोत का मतलब क्या होगा। खले का मतलब होता है खलिहान
और कपोत का अर्थ होता है कबूतर। जैसे गांव में देखते हैं खलिहान होता है, खेत खलिहान सुने हैं ना, खेत और खलिहान, खेत जहाँ पे बुआई होती है, खलिहान का मतलब जहाँ पे उसकी कटाई करते हैं और वहाँ पर रखते हैं उसको बोलते हैं खलिहान। अब उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है, किसी खलिहान में दाना चुनने हेतु कबूतर एकत्रित होते हैं और चुनने में तृप्त होने के उपरांत अपने अपने आवास को पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार कबूतर का आवास जितना दूर होगा उसे पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, ठीक इसी प्रकार की स्थितियां धातुओं के पोषण में भी होती है। जैसे देखिए, जैसे अब कह दिया जाए रक्त से आपको अस्थि बनाना है या शुक्र बनाना है, रस से, तो ये देखिए ये प्रोसेस लंबा, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लंबा प्रोसेस है ना। तो इसीलिए कबूतर का यहाँ पे डिस्टेंस से कोरिलेट किया गया, जो कबूतर दूर रहता होगा उसको जाने में ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि उस दूर वाली धातु को बनने में ज़्यादा समय लगेगा, और जो रस से रक्त बनना है तो जल्दी बन जाएगा। तो ये बताया गया खले कपोत। तो ये वाला भी नियम ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव अगर होता है तो होता है केदारी कुल्ल्या वाला नियम। ठीक है, तो इस वाले नियम को आप बढ़िया से याद कर लीजिए। बाकी मैं यहाँ पे केदारी कुल्ल्या का ये PDF वाला पोर्टल यहाँ पे एक टेबल लगा दे रहा हूँ, जहाँ पे देखिए आहार पंचभौतिक उस पर पाचक अग्नि कार्य कर रही है। तो वहाँ पे एक साइड में क्या है, प्रसाद भाग बना है जिसको आहार रस कहते हैं, और दूसरे साइड में किट भाग है जिसे पुरुष मूत्र और पुरुष है। ठीक है, अब उसमें अलग अलग अग्नियों का क्रम होगा। जैसे रस आशय में रस अग्नि काम करेगा तो सार भाग क्या होगा, रस धातु और उपधातु बनाएगा, किट भाग अलग हो जाएगा। उसी बात से रक्ताशय हो गया, मांसाशय, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सब आशय होंगे और इससे अलग अलग क्रम बनेगा। इसमें से बस कोई एक याद रखिए, बाकी को उसी क्रम में आगे लिखते जाना है। ठीक है, अब खलिहान वाला भी देख लीजिए। खेत खलिहान वाला क्या है, यहाँ पे ये जो टेबल बनाया गया है, यहाँ पे एक गोले में देखिए लिखा है ना आहार रस, जिसको खलिहान बोला गया है। ठीक है, उसके बाद से रस व स्रोतस। अब रस व स्रोतस पे रस अग्नि काम करेगी, तो वहाँ से क्या बनेगा, सार भाग जो बनेगा रस धातु एवं उपधातु बन जाएगा, और जो किट भाग होगा वो कफ निकल जाएगा। उसके बाद से अब देखिए आहार रस पे, अब रक्त व स्रोतस पे अब रस अग्नि काम करेगी। ठीक है, रक्त व स्रोतस पे रक्ताग्नि काम करेगी, तो उससे सार भाग रक्त धातु और उपधातु बनेगा, और किट भाग पित्त बन जाएगा। उसी प्रकार से मांस व स्रोतस पे मांस अग्नि काम करेगी। मतलब ये सारे क्रम ऐसे ही चलेंगे सब। देखिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्रम सही है ना। तो एक एक को छोड़ के आगे वाले का अग्नि लगाते जाना है। जैसे मेद व स्रोतस पे मेद अग्नि काम करेगा, तो जो अग्नि काम करेगी वही धातु बनेगा और उसी धातु का उपधातु बनेगा। ठीक है, और मल वाले में जो बनना होगा वो मल को आगे देख लेंगे। उसी प्रकार से अस्थि व स्रोतस पे अस्थि अग्नि कार्य करेगी तो अस्थि धातु। मतलब जो स्रोतस होगा, अगर मेद व स्रोतस है तो उस पर मेद अग्नि काम करेगी, मेद धातु बनेगा। मतलब जो स्रोतस होगा उस पर वही अग्नि काम करेगी तो वही धातु बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बढ़िया से समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका तीनों न्याय। कौन कौन सा न्याय होगा, तो ये तीनों न्याय अगर पेपर में आते हैं तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, किताबी लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़िए, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो नंबर बढ़िया मिलता है। तो धातु पोषण के लिए 3 न्याय बताए गए हैं, क्रम, परिणाम, पक्ष या फिर क्षीर दधि न्याय। ठीक है, दूसरा है केदारी कुल्ल्या न्याय, और तीसरा है खले कपोते। सबसे इफेक्टिव कौन सा है, केदारी कुल्ल्या न्याय सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।